नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का पौड़ी और उत्तरकाशी का दौरा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की चुनावी सभा। मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां, विपक्ष पर साधा निशाना। उत्तराखंड में सियासत चरम पर, लगातार हो रहे दिग्गजों के दौरे। 11 को ऋषिकेश आएंगे पीएम मोदी तो 13 को पौड़ी। हरिद्वार में लोकसभा में जनसभा करेंगे प्रियंका गांधी। बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड में आरोपी अमरजीत सिंह को उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने किया ढेर। हत्या में इस्तेमाल बाइक भी बरामद, दूसरा साथी फरार, तलाश जारी। 28 मार्च को की थी हत्या। नैनीताल में भीषण सड़क हादसा। बेताल घाट के ऊंचाकोट क्षेत्र में बोलेरो अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत, 2 घायल। मृतकों में 7 लोग नेपाल मूल के। और चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन मां शैलपुत्री की हो रही पूजा। मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। माता के दर्शनों के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। और अब खबरें विस्तार से। सीएम धामी ने बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के प्रचार में पौड़ी के धुमाकोट में जनसभा की। इस दौरान सीएम धामी का जोर शोर से स्वागत किया गया। सीएम ने अपने संबोधन में अनिल बलूनी के पक्ष में वोट मांगे और राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष पर हमला किया। टिहरी भाजपा के प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में राजधानी देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री भी मौजूद रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार ने जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, इससे लोगों में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है। अच्छा चल रहा है और जो हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं ताकि लक्ष्य की प्राप्ति से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट। उत्तराखंड के अंदर मुझे कोई शक नहीं है और मेरा अपना मत है कि पूर्णतः उत्तराखंड की जनता सपोर्ट करेगी और बहुत भारी विजय। किसी भी काम के लिए जब तक लक्ष्य नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते और लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर कुछ चुनौती हो, इसीलिए लक्ष्य रखा गया है। लोगों को ये तो आप कहेंगे भी जीत दिला देनी है, जीत तो एक वोट की भी होती है। पूरा देश मोदीमय है, पूरा देश राममय है। जो 400 प्लस का नारा मोदी जी ने दिया है उसकी शुरुआत टिहरी लोकसभा से होने जा रही है और टिहरी लोकसभा 5 लाख से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और क्योंकि इस विधानसभा में सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या है, इस लोकसभा में सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या है। अभी 5 तारीख को 5 मेजर जनरल, 6 कर्नल, 4 लेफ्टिनेंट कर्नल, नेवी कमांडर्स ने बीजेपी ज्वाइन की। आज भी भारी संख्या में सैनिकों ने बीजेपी ज्वाइन की। ये इस बात का प्रतीक है कि आज सबको विश्वास है कि देश को अगर आगे लिया सकता है तो नरेंद्र मोदी लिया सकता है, इसलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं।
लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का प्रचार प्रसार लगातार जारी है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को ऋषिकेश के IED-DPL मैदान में जनसभा करने वाले हैं, जिसे देखते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बयान देते हुए कहा कि देश की जनता का विश्वास भाजपा के साथ है। कांग्रेस ने देश के अंदर 6 दशकों से ज्यादा शासन किया है, उनकी रीति नीति से जनता भली भांति परिचित है। पार्टियों के नेतागण लोग चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि देश की जनता का, उत्तराखंड की जनता का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है। और कांग्रेस ने इस देश के अंदर 6 दशकों से अधिक समय तक शासन किया, 4 पीढ़ियों ने उन्होंने यहाँ शासन किया, तो उनकी रीति नीति नियत से जनता भली भांति परिचित है। चाहे राहुल जी आए, चाहे प्रियंका जी आए, चाहे सोनिया जी आए, चाहे खड़गे जी आए, कोई भी आए, जनता उनके छलावे को अच्छी तरह से समझ चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। यहां लालकुआं में युवा मोर्चा सहित भाजपा नेताओं ने अजय भट्ट के प्रचार की कमान संभाल ली। इस दौरान विधायक मोहन सिंह बिष्ट भी युवा मोर्चा और भाजपा नेताओं के साथ मौजूद रहे। उन्होंने लालकुआं मुख्य बाजार में प्रत्येक दुकान पर जाकर अजय भट्ट के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान विधायक मोहन बिष्ट ने कहा कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह का माहौल है, साथ ही विकास कार्यों को लेकर वो जनता के बीच में है और इस बार लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार के मुकाबले वोटों से लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट को जिताने का संकल्प लिया है। बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। जनता के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए बहुत उत्साह है और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पार्टी के पक्ष में एक माहौल यहाँ पर बना हुआ है और अगर ये कहा जाए कि एक आंधी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम लोग इस विधानसभा सीट से श्रीमान अजय भट्ट जी को पिछली वर्ष के मुकाबले जैसे जैसे 19 अप्रैल की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे ही राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। वहीं कई पार्टियों के नेता इधर से उधर भी भाग रहे हैं। कभी कोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहा है तो कोई आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है और इसी क्रम में रुड़की के एक निजी होटल में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के साथ पार्टी को भारी मतों से जीत दिलवाने की बात कही। वहीं हरिद्वार लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस बार पूरे प्रदेश की 5 सीटें कांग्रेस की झोली में जाने वाली है और उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। आज संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए जो लोकतंत्रवादी, संविधानवादी, अम्बेडकरवादी ताकतें हैं वो आगे आई हैं और उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। उन ऐसी ताकतों का नेतृत्व जो है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और काशीराम जी के अग्रदूत पूर्व सांसद ईसम सिंह जी कर रहे हैं और उन सब ने कहा है हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस की मदद। यहाँ कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, वहीं सम्मिलित भी हो रहे हैं। जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं, जो धर्मनिरपेक्षता की ताकतें हैं, जो लोग कौमी एकता की ताकतें हैं, जो किसानवादी ताकतें हैं, मजदूरवादी ताकतें हैं, महिलावादी ताकतें हैं, नौजवानवादी ताकतें हैं, छोटे व्यापारियोंवादी ताकतें हैं, वो हमारे साथ सम्मिलित हो रही हैं। जो बड़े बड़े धनवादी ताकतें हैं, जो धन से और दूसरी चीज़ों से ईडी आदि से प्रभावित लोग हैं, वो भाजपा में जा रहे हैं। उत्तराखंड में पहले चरण 19 तारीख को चुनाव होना है और सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई है, तो वहीं बसपा भी लोकसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी है। बसपा के प्रदेश प्रभारी संजय खत्री ने बताया कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, क्योंकि जनता ने इनको बहुत समय दे दिया है। कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है, वही नेता कांग्रेस में टिकट के लिए, वही बीजेपी में है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी से मुंह भंग हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के लिए जनता इसलिए आस के साथ देख रही है कि माननीय बहन जी का शासन उत्तराखंड की जनता ने देखा है, क्योंकि यूपी से ही टूट के उत्तराखंड बना है। 93 में
हमारी सरकार बनी मिली जुली 6 महीने की, उत्तराखंड की जनता हमारे साथ थी। इन्होंने देखा कि बहन जी का शासन प्रशासन कैसे होता था, कैसे गरीब आदमियों के काम होते थे। उसके बाद 97, 98, 99 में केवल 18 महीने का शासन मिला करने का मौका हम लोगों को। 18 महीने के शासन में हम लोगों ने इस धरती को, या उत्तराखंड के अंदर 4 जिले दिए थे, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग बहन जी की देन है। 9 तहसीलें हमने दी थी, आपकी विकास नगर तहसील जहां हम खड़े हैं, माननीय बहन जी की देन है। इसी ढंग से सैकड़ों अम्बेडकर गांव बनाए थे। अरे हम पूछना चाहते हैं बीजेपी कांग्रेस के लोगों से, क्या उत्तराखंड नाबालिग नहीं रहा? 23 साल का पूरा हो गया, आज भी 23 साल बाद एक जिला बनाने की इनकी हिम्मत नहीं है। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस मुठभेड़ में बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के आरोपी बदमाश ढेर हो गया। गोली लगने के बाद बदमाश अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू को अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना भगवानपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान हुई। पुलिस की गोलीबारी में एक बदमाश तो मौके पर ही ढेर हो गया, तो वहीं उसका साथी वहां से भागने में कामयाब रहा। उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान इस मुठभेड़ को अंजाम दिया। ये काफी समय से उत्तराखंड की पुलिस जो है इसमें अभियुक्त के पीछे लगी हुई थी, क्योंकि इसकी पहचान और पता सब मालूम चल चुका था। तो पुलिस का बराबर दबाव था इन पर। इनके जो होम एड्रेस है, इनके जो रिश्तेदार नातेदार है, सब जगह पुलिस लगातार उस पर दबाव डाल देती है, जिस पर अभी जो वहाँ की लोकल पुलिस है उनके साथ टाई अप करके हमारे उत्तराखंड एसटीएफ के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि रात में इस तरह से ये संदिग्ध बदमाश जो है इस तरफ जो है भागने का प्रयास कर रहे हैं। बाइक से 2 जने हैं। तो इस सूचना पर जो है तुरंत जैसे ही हमारे उत्तराखंड पुलिस को मिली, यहाँ भगवानपुर और हरिद्वार, साथ ही कुमाऊं के एसटीएफ और देहरादून के एसटीएफ, गढ़वाल के एसटीएफ, ये जो है इनके द्वारा घेराबंदी की गई। तो यहाँ पर ट्रेस हुआ, रोकने के लिए कहा गया, तो उसने पुलिस की टीम पर फायर किया। तो जवाबी जो आत्मरक्षा में जो फायर किया गया, उसमें जो है उसको गोली लगी और अस्पताल ले जाया गया। वहां पर उसकी नैनीताल के बेताल घाट में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि इस वाहन में 10 लोग सवार थे, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 10 में से 8 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि यह हादसा नैनीताल के अंतर्गत आने वाले बेताल घाट क्षेत्र में हुआ, जिसमें वाहन गहरी खाई में गिर गया। दुर्गम इलाका होने की वजह से देर रात हुए हादसे के बाद रेस्क्यू में काफी मशक्कत करनी पड़ी। थाना अध्यक्ष के मुताबिक इस हादसे के कारणों की जांच करवाई जाएगी। सर, ये जो हादसा हुआ है, ड्राइवर मालिक खुद है और ये ऊंचाकोट गांव में जो है पर मंदिर, गोलू जी के मंदिर में, वहाँ पर जो है नेपालियों का जो है कमरा था। ये जा रहे थे घर को। इनको छोड़ने के लिए जो है मालिक खुद अपनी गाड़ी लेके गया था। तो वहाँ जाने के बाद जो है पता नहीं ब्रेक नहीं आए या बैक करने में गाड़ी जो है पलट गई थी। उसमें जो है सारे लोग वो उसी समय मतलब गाड़ी पलटने में उसके साथ चले गए नीचे जंगल में। तो 3 लोग तो उसमें घायल थे, बाकी सबकी मौत हो चुकी थी। सर, गांव वालों ने और पुलिस प्रशासन की टीम आई, तो हम लोगों ने सब लोगों ने जो है इनको रात को ढूंढा, टॉर्च की मदद से और मोबाइल की मदद से ढूंढा। तो ये कोई झाड़ी में मिला, कोई पेड़ों के जड़ों में, कोई कहाँ है, इधर उधर। इनको ढूंढ के फिर लाए रोड पे, फिर 108 में, फिर एम्बुलेंस में बेताल घाट ले गए। फिर वहाँ से जो है एक की तो मौके पर मौत हो गई थी और 2 जो अभी जिंदा है वो हल्द्वानी रेफर कर दिए गए। उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां 4 जिलों में बने संभागीय आरटीओ ने वित्तीय साल 2023-24 में 700 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया, जो कि बीते साल की तुलना में 87 करोड़ ज्यादा है। आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आरटीओ हर साल राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्त हो चुका है और इसके बाद हमारे द्वारा
पूरा आकलन किया गया कि पिछले वर्ष में हमारे पूरे संभाग में, जिसमें 4 जिले आते हैं, कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है और पिछले साल के सापेक्ष इस बार कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2022-23 में जो टोटल संभाग का जो रेवेन्यू था वो मात्र 613 करोड़ रुपए था और इस बार जो हमने रेवेन्यू इकट्ठा किया है वो 700 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 87 करोड़ ज़्यादा है। जिसमें से अगर सिर्फ देहरादून ऑफिस का देखा जाए तो देहरादून ऑफिस ने 371 करोड़ के सापेक्ष 424 करोड़ किया है और हरिद्वार ऑफिस जो दूसरे नंबर पर आता है उन्होंने 96 करोड़ के सापेक्ष 108 करोड़ किया हुआ है और रुड़की ऑफिस द्वारा 64 करोड़ के सापेक्ष 80 करोड़ किया गया है। अगर हम इसकी परसेंटेज में निकालें तो लगभग 15% से अधिक रेवेन्यू में बढ़ोतरी करी गई। साइबर अपराध के दौर में आज एक बड़ी चुनौती है। वहीं आए दिन साइबर अपराध से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो कि आमजन की गाड़ी कमाई और उनके बैंक खातों को कुछ ही सेकंड में खाली कर देते हैं। कभी बैंक का कर्मचारी बनकर, कभी पुलिस और सीबीआई का अधिकारी बनकर या हनी ट्रैप के जरिए आमजन के बैंक खातों से पैसे और रातों की नींद दोनों ही उड़ा रहे हैं। इसी को लेकर एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने साइबर ठगों से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिनके जरिए साइबर अपराधों से बचा जा सकता है। साथ ही इन अपराधों के प्रति जागरूक रहने की भी जनता से अपील की है। कुछ बेसिक साइबर हाइजीन के डूज एंड डोंट्स होते हैं। जिसे कई बार बताया भी जाता है कि आपके पास कोई भी अनजान लिंक आता है तो आप उसको क्लिक ना करें। किसी भी अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल आती है तो उसको रिसीव ना करें। आपको अगर कोई भी ओटीपी शेयर करने के लिए या आपके बैंक अकाउंट की डिटेल या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल शेयर करने के लिए बोलता है तो उसको ना शेयर करें। जो भी आपको अगर कोई ऐप है ऐसी जो कि आपको लोन देने का प्रॉमिस करती है तो उससे लोन ना लें। जो भी ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं, ऑथराइज्ड बैंक्स हैं, वहाँ से लोन लें। तो इस प्रकार की बेसिक जो प्रिकॉशंस हैं अगर सभी लोग लेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो साइबर फ्रॉड की जो घटनाएं हैं उनको रोका जा सकता है। आगामी 11 अप्रैल को ईद को लेकर सीओ चंपावत वंदना वर्मा ने नगर के दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में दोनों समुदाय के लोगों के द्वारा सुझाव दिए गए और नवरात्रि और ईद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का आश्वासन दिया गया। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने लोगों को नवरात्रि और ईद की शुभकामनाएं देते हुए दोनों त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। सीओ वर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों के साथ बैठक की गई, जिसमें दोनों पक्षों ने पुलिस को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, नवरात्रि और ईद को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है और अराजक तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है। लोहाघाट थाने में हमने यहाँ पर एक पीस कमेटी की बैठक करी और इसमें अलग अलग समुदाय से सभी लोग आए थे। यहाँ पर हमने आगामी ईद के त्यौहार को देखते हुए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और शांतिपूर्वक ईद का त्यौहार मनाने के भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ आज नवरात्रि का भी प्रथम दिवस है। इसको देखते हुए मंदिरों में भीड़ है, इसको भी लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों की समीक्षा की गई और आगामी जो हमारा मतदान दिवस है उसको लेकर भी कुछ हमने दिशा निर्देश इसमें दिए हैं और इसी के तहत आज हमने यहाँ पर एक बैठक करी। मंगलवार से देश में चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के प्रथम दिन लोहाघाट क्षेत्र के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। लोहाघाट के प्रसिद्ध रिश्तेश्वर महादेव मंदिर में शीतला माता मंदिर में सवेरे से ही भक्तों की भारी भीड़ रही। दूर दूर क्षेत्र से पहुंचे भक्तों ने बारी बारी से पूजा अर्चना कर क्षेत्र में परिवार की सुख समृद्धि के लिए माता की पूजा की और ब्राह्मणों के द्वारा पाठ पढ़वाया। तो वहीं क्षेत्र के प्रसिद्ध रामेश्वर और पंचेश्वर धाम में भी भक्तों का रेला उमड़ा। आज से नवरात्रि शुरू हो गई हैं और आज से 9 दिनों तक भक्त मां की आराधना करते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर जो है मां से प्रार्थना करते हैं। और आज के दिन दान पुण्य स्नान किया हुआ बहुत महत्व है। और अभी मैं पंचेश्वर महादेव के सम्मुख सरयू महाकाली संगम तट पर हूँ और यहाँ पर
बहुत संख्या में भक्त लोग स्नान कर रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तारीख की घोषणा कर दी। 10 मई को शुभ मुहूर्त में गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। तीर्थ पुरोहितों ने कपाट खोलने का समय दिन में 12:25 का निकाला है। इससे पहले 9 मई को शीतकालीन प्रवास मुखवा से मां गंगा की उत्सव डोली 12:20 पर प्रस्थान करेगी। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने बताया कि मां गंगा की उत्सव डोली अपने मायके मुखवा से 9 मई को सुबह गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी और रात्रि विश्राम भैरव घाटी मंदिर में होगा। इसके बाद 10 मई को 12:25 पर गंगोत्री धाम के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। पंचांगानुसार दिनांक 10 मई 2024 को 28 प्रविष्ठा बैसाख में भगवती गंगे के कपाट ठीक 12:25 पर शुक्रवार को रोहिणी नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त और अमृत बेला पर दर्शनार्थियों के लिए गंगा सहस्त्रनाम पाठ के साथ खोल दिए जाएंगे और समस्त देश विदेश जो समस्त दर्शनार्थी हैं वे दर्शनार्थ आ सकते हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।